Hello everyone, welcome to the Officers IAS, and today we'll be doing the National Human Rights Commission. Along with the State Human Rights Commission, that is SHRC. ठीक है? Now, without wasting much time, let's start. So, in the year 1993, government एक कानून लेके आया which is known as the Protection of Human Rights Act 1993. ठीक है? Even this has a background. इससे पहले भारत ने दो जो क्या बोलते हैं इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स जिसको हम बोलते हैं वो साइन करी थी इससे पहले 1993 में. सो इट वाज अ लॉन्ग प्रोसेस. वो कौन कौन सी हैं? इंटरनेशनल कॉवेनेंट on civil and political rights, number 1. Number 2, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Right? So in a way, if you notice, these two, economic and social rights, also gives effect to the directive principles of the state policy. ठीक है? This is one thing. राइट? तो प्रोटेक्शन, ये मैंने आपको बैकग्राउंड बता दिया. ठीक है? सवाल में क्या आ सकता है कि इंडिया ने क्या ये दोनों कॉवेनेंट साइन कर रखे हैं? यस, कर रखे. अब ये जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट है, ठीक है, इसने प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993, इसने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी क्रिएट किया और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस को भी क्रिएट किया. ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1. ठीक है? अब ये जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ये किसके अंडर आएगा? ऑब्वियसली यूनियन के अंडर आएगा. और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशंस किसके अंडर आएंगी? स्टेट्स के अंदर आएंगी. ठीक है? इसके अलावा इसने ह्यूमन राइट्स कोर्ट्स भी क्रिएट करे स्टेट्स के अंदर. तो अगर कोई भी राज्य चाहे तो वो अपने हर डिस्ट्रिक्ट में, इट वाज फॉर एवरी डिस्ट्रिक्ट, अपने हर डिस्ट्रिक्ट में एक ह्यूमन राइट्स कोर्ट को इस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता कि कल को किसी सीएम का मन आया और कर दिया. बिकॉज जुडिशरी एज सच to enforce uniformity is controlled by the union, right? In effect the constitution. तो स्टेट जो हैं, राज्य जो हैं, वो ये ह्यूमन राइट्स कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में तभी बना सकते हैं अगर उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की रजामंदी हो. तो दे हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम द चीफ जस्टिसेस ऑफ द रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स ऑफ दैट स्टेट. ठीक है? पॉइंट नंबर 2. अब ये जो यहाँ तक आपको समझ में आ गया. अब हम बात करते हैं इसके कॉम्पोजिशन की. और कॉम्पोजिशन लगभग सिमिलर ही है, लगभग सिमिलर ही है. अब जैसे अगर हम NHRC की बात करें इधर और SHRC की बात करें हम इधर, ठीक है, तो इसमें क्या है भैया? इसमें चेयरपर्सन प्लस 5 मेंबर्स. ठीक है? इसमें यहाँ पे क्या है? चेयरपर्सन प्लस
2 मेंबर्स। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या है, ये जो चेयरपर्सन होगा, पहला इसका पॉइंट ये है कि ये तो रिटायर्ड होगा। इसमें भी जो चेयरपर्सन होगा SHRCs में, वो कौन सा आदमी होगा, वो रिटायर्ड होगा। ठीक है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज। ठीक है, इसमें क्या है, रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है, और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। यहाँ समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चेयरपर्सन होगा वो एक रिटायर्ड ही होगा, दोनों केसेस में, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, अब अगर हम इन 5 मेंबर्स और उसमें SHRC में अगर हम 2 मेंबर्स की बात करें तो देखते हैं क्या होगा। 5 मेंबर्स, ठीक है, इसके अंदर सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, एक तो ये हो गया, और सर्विंग और रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट, प्लस 3 मेंबर्स जिसमें से एक वुमेन होनी चाहिए। ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें तो उसमें 2 मेंबर थे। ठीक है, इसमें भी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट। देखो, उसमें सर्विंग और रिटायर्ड यहाँ तक भी इसमें कॉमन है, उसमें भी कॉमन है। इसमें जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, इसमें जज ऑफ हाई कोर्ट है। ठीक है, और सर्विंग और रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज जिसके पास एटलीस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस हो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये अपनी मर्जी से तो ये सवाल ये उठता है कि अभी यहाँ तक इनको सेलेक्ट कैसे किया जाएगा। तो एक सिलेक्शन कमेटी होती है दोनों केसेस में। ठीक है, सिलेक्शन कमेटी होती है। सिलेक्शन कमेटी NHRC के केस में होती है स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा का स्पीकर, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। देखो, ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा की बात कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा, दोनों उसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोथ हाउसेस, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा। इसके अलावा एक सेंट्रल होम मिनिस्टर, ठीक है, सेंट्रल होम मिनिस्टर, प्लस सबसे ऊपर प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर कौन होगा, हेड होगा। तो इन टोटल कितने हो गए, 6 हो गए, 1 2 3 4 and 5 and 6, इन टोटल 6 मेंबर्स। प्लस अगर चाहें तो हम लोग सिटिंग जज ऑफ द हाई कोर्ट और सिटिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। तो इस केस में यहाँ पे सिटिंग ही होगा। इसमें ऑल दो 6 मेंबर्स ही होते हैं, प्लस वी कैन, यहाँ पे आज शब्द यूज होता है कैन। ये इन दोनों में से
किसी एक को भी सिलेक्शन कमेटी में बिठाया जा सकता है। वहीं पे अगर हम SHRC की बात करें, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन की बात करें, उसमें भी क्या हो गया भैया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, ओ सॉरी, SHRC की अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव असेंबली स्पीकर, ठीक है, CM इसका हेड होगा, ठीक है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली प्लस स्टेट होम मिनिस्टर, ठीक है, 4 तो होंगे ही होंगे। और जहाँ पर एक लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वी नो कि 6 राज्यों में ऐसा है, ठीक है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, वहाँ पे जैसे हमारे NHRC में डेप्यूटी चेयरमैन था राज्यसभा का, उस केस में चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, पॉइंट नंबर 1, और उस हाउस का लीडर ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। प्लस इस केस में भी जैसे हमारा NHRC के केस में था, इस केस में भी अगर हम चाहें तो सिटिंग जज ऑफ अ हाई कोर्ट, ठीक है, और सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। देखो कितना ये कॉमन सेंस वाली बात है। यहाँ पे सिटिंग जज क्यों आया, चीफ जस्टिस क्यों नहीं आया? क्योंकि सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ अ हाई कोर्ट अगर हम चाहें तो कैन ओनली बी पुट इन द सिलेक्शन कमिटी इन केस ऑफ द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो बचता है दैट इज द सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट। प्लस उसमें भी 2 ऑल्टरनेटिव है, इधर भी 2 ऑल्टरनेटिव होंगे। तो जज के नीचे हाई कोर्ट जज के नीचे डिस्ट्रिक्ट जज आएगा। तो समझ में आया? तो इस वजह से सिटिंग जज ऑफ ए हाई कोर्ट और ए सिटिंग डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है। अगर हम टर्म की बात करें तो दोनों के केस में 3 years और द एज 70 विच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए। प्लस रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, लेकिन दोनों के केस में NHRC और SHRC के केस में यही टर्म का ऑप्शन है, रीअपॉइंटमेंट हो सकता है। लेकिन फर्दर एम्प्लॉयमेंट स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में पॉसिबल नहीं है। जैसे कि आप NHRC और SHRC में रहे तो सरकार आपको अपने अंदर अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें कोई और पद नहीं दे सकती है। ऑल्दो यू कैन बी रीअपॉइंटेड टू द सेम पोस्ट और द कमीशन इटसेल्फ, बट कोई और पद या फिर कहीं और उसके अलावा यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दैट, ठीक है। ये तो हो गया फर्दर एम्प्लॉयमेंट वाला केस, ठीक है। अगर हम बात करें NHRC तो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, ठीक है। वो प्रेसिडेंट को नाम लिख के भेजती है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। प्लस NHRC के केस में प्रेसिडेंट रिमूव भी करता है। रिमूवल के बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी और माइंड, ठीक है, इन्फर्मिटी ऑफ बॉडी एंड माइंड, इंसॉल्वेंसी हो जाए, जैसे कि एसेट्स आर लेस देन द लाइबिलिटीज, ठीक है। ट्रायल के केस में नहीं, यहाँ पे शब्द ध्यान रखना, द पर्सन इज कन्विक्टेड फॉर एन ऑफेंस और उसको इम्प्रिजनमेंट यानी कि जेल हो गई है। ट्रायल के केस में नहीं। सो इफ समबडी इज अंडरगोइंग थ्रू अ ट्रायल that cannot be a clause of removing him, but if he is convicted and imprisoned तो that can be a clause for removal। प्लस एक स्पेशल क्लॉज है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर
और इनकैपेसिटी के केस में president has to send it to the Supreme Court. And if Supreme Court on the inquiry found कि हाँ ऐसा कुछ हुआ है, तो they can tell the same to the president. And in this case, president can remove that person. ठीक है, president can remove that person. शब्द का इस्तेमाल हुआ है can. तो even though if Supreme Court has said हाँ in inquiry we have found कि this person misbehaved or is not proper to hold this position, the president can remove, but he or she is not obliged to remove that person. ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के केस में भी ऑल्दो गवर्नर अपॉइंट करता है, वो सिलेक्शन कमेटी गवर्नर को नाम देती है, लेकिन जो रिमूवल करता है वो कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है। और उस केस में भी प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी के केस में सुप्रीम कोर्ट को भेजना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। प्लस एनएचआरसी के केस में 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी हैं। और थिंक अबाउट इट इज़ द केस ऑफ ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो जो 7 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हैं ना, वो नाम वो हैं द पॉपुलेशन विच इज़ मोर वल्नरेबल टू द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। तो वो कौन कौन से हैं? चेयरमैन ऑफ द नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है, माइनॉरिटीज़, कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज़, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और एक कौन सा है? ओ यस, चाइल्ड राइट्स। एकदम से दिमाग से वो स्लिप हो गया था। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये जो बैकवर्ड क्लासेस है, चाइल्ड राइट्स है और पीडब्ल्यूडीज है, ये जो 2019 में अमेंडमेंट हुआ था एक्ट के अंदर, ठीक है ना, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ये 3 उस अमेंडमेंट में ऐड करे गए। प्लस ये जो टर्म मैंने आपको बताया था विच वॉज 3 years, ठीक है, और 70 years, 3 years और 70, मतलब अगर 70 की एज पहुंच जाए, ठीक है, तो पहले ये 5 साल था, तो 5 साल से 3 साल हो गया था। ठीक है, ये तो हो गया, हमने सब बात कर ली, कंपोजिशन की बात कर ली, कैसे वो रिमूव किए जाते हैं, कैसे आते हैं, सिलेक्शन कमेटी, एक्स ऑफिशियो मेंबर्स, ये सब बात कर ली। ठीक है, अब बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट चीज़ की। ठीक है, तो मैं अगर आपको बताऊं तो जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट अगर प्रीलिम्स में आ सकता है, प्लस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन सेंट्रल क्या बोलते हैं, जो अपनी रिपोर्ट देगा, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर अपनी रिपोर्ट देगा तो वो हर साल पार्लियामेंट को नहीं देगा, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी स्टेट पार्लियामेंट उसको नहीं देगा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को नहीं देगा, बट रादर दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, प्लस दोनों की जो रिकमेंडेशंस होती हैं, सिर्फ ये मतलब recommendations are not recommendations doesn't bind upon the government or that authority to follow it, मतलब सिर्फ recommendatory नेचर की होती है, सिर्फ ये recommend कर सकते हैं, they don't have the power to enforce, that means they don't have any teeth
to enforce. They can say to an authority कि भाई you have to pay this much fine or the compensation to the victim, but they cannot enforce it. ठीक है, तो only recommendatory. This is one of the drawback. Recommendatory in nature. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और अगर मैं आपको ये एक सवाल ज़रूर बन सकता है प्रीलिम से कि द अथॉरिटी इज़ ऑब्लाइज्ड टू फॉलो द रिकमेंडेशंस बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, क्योंकि आपको जनरली उल्टा ही देते हैं. प्लस नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर सपोज करो कोई रिपोर्ट डिमांड करती है तो द गवर्नमेंट हैज़ टू क्या बोलते हैं, द गवर्नमेंट हैज़ टू इन्फॉर्म द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन विद इन 1 month. विद इन 1 month. आर्म्ड फोर्सेस के केसेस में, आर्म्ड फोर्सेस में इट्स नॉट जस्ट द नेवी, एयर फोर्स एंड द आर्मी, बट ऑल्सो द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, बिकॉज इसमें आर्म्ड फोर्सेस बोले तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर यूनियन के अंदर जितनी भी फोर्सेस हैं दैट कम्स अंडर दिस. तो आर्म्ड फोर्सेस के अंदर 3 months. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. प्लस स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इन, अगर एनएचआरसी या फिर कोई भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन, एनएचआरसी या फिर कोई भी एक स्टैट्यूटरी कमीशन किसी की मतलब कोई केस को देख रही है तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन कैन नॉट इंक्वायर इनटू दैट. ठीक है, प्लस द सेंट्रल गवर्नमेंट इन केस ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर और एंड लद्दाख, किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को, बिकॉज दीज आर यूनियन टेरिटरीज कम्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट, बट स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के केस के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं वो किसी भी स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन को दे सकती है कि हाँ भाई जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का आप देखो. बट इन केस ऑफ दिल्ली, दिल्ली इज ऑल्सो यूटी, दिल्ली के केस में सिर्फ एनएचआरसी ही देखेगी. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. प्लस दोनों के पास जो पावर्स होती हैं दैट इज ऑफ अ सिविल कोर्ट. ठीक है, सिविल कोर्ट की पावर्स होती हैं. ठीक है, और एनएचआरसी के पास खुद का इन्वेस्टिगेटिंग स्टाफ होता है. ठीक है, खुद का own investigating staff, plus it regulates its own प्रोसीजर. ठीक है, तो मैंने आपको एनएचआरसी और एसएचआरसी के केस दोनों ही का ही आपको मैंने एक साथ पढ़ा दिया. ठीक है ना, और अगर मैं आपसे बोलूं इसमें एक पॉइंट और याद रखिएगा कि एनएचआरसी और एसएचआरसी दोनों सुओ मोटो केस ले सकती हैं. दे कैन ऑल्सो गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ठीक है, सुओ मोटो केस ले सकती हैं या फिर पिटीशन, उनके पास कोई पिटीशन आए. ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या याद करना है तो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि वो घुमा के पूछते. तो आई टेल यू ओनली द इम्पॉर्टेंट स्टफ विच यू शुड रिमेंबर. बाकी चीज़ भी याद रखना. पहले तो याद रखना है कि दोनों में कितने मेंबर्स होते हैं. एनएचआरसी में चेयरपर्सन +5, एसएचआरसी में चेयरपर्सन +2. ठीक है, इसके अलावा सिलेक्शन कमेटी का ध्यान रखना, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी में इन केस ऑफ द इलेक्शन कमीशन एज वेल बहुत ज़्यादा अप्रोच रहता है. ठीक है, तो इसका सिलेक्शन कमेटी का भी आप ध्यान रखना है. और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन में रिमूवल गवर्नर नहीं करता, इट इज़ द प्रेसिडेंट. प्लस इसके अंदर इन केस देयर इज़ अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन अ स्टेट, तो वहाँ का डेप्यूटी चेयरमैन नहीं होता है बट द चेयरमैन इटसेल्फ. वेयर एज
इन द केस ऑफ NHRC इट इज़ द डेप्यूटी चेयरमैन। तो आप देखो, आप कंफ्यूज हो सकते हो, ठीक है इसमें। इसके अलावा ये याद रखिएगा कि NHRC इट रेगुलेट्स इट्स ओन प्रोसीजर, ठीक है ना। और both of these commissions are statutory in nature, that is not constitutional, ठीक है। और इंडिया ने दोनों कॉवेनेंट्स को साइन कर रखा है, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इंटरनेशनल कॉवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स, ठीक है। सो दैट्स इट विद दिस वीडियो, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।